हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, जिसका मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बहुत बार बार यूज होता है बच्चों। तो उससे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। तो बच्चों, जैसा कि मैं पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ा रहा था कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। हाँ, तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन तो वैसे नॉर्मली तो एक ही टाइप से होता है, लेकिन इन केस ऑफ वेक्टर, जब हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो बच्चों वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होता है ना। एक होता है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बच्चों, एक होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ना। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को और किन्हीं नामों से जानते हैं, जिनको मैंने बताया कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं, और इसको कभी कभी हम प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा था कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों, इसमें हम पहला पढ़ रहे थे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने बताया थी कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड ए है बच्चों, मैंने मैग्नीट्यूड निकालना बताया था, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ए है, और इस वाले वेक्टर का यानी वेक्टर वी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल बी है। और ये दोनों जो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो आपस में टेल से टेल थीटा एंगल बना रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, टेल टू टेल कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो जब भी वेक्टर, हमेशा थीटा एंगल कहां लेते हैं बच्चों, याद रखना, टेल से, दो वेक्टरों के टेल से टेल लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था। तो उसको नोटेशन बच्चों, उसको दर्शाते कैसे हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर ए, ऐसे बीच में एक डॉट देके दूसरा वेक्टर लिख देते हैं, उसके ऊपर एरो देखते हैं, मतलब वेक्टर ए बीच में एक डॉट और बी। इसको पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड, तो बोलते हैं बच्चों, बताया था मैंने कि इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट बी। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है कि वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। क्योंकि मैंने यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैंने ए माना था, स्मॉल है, और बी का मैंने बी माना था, तो यहाँ ए बी और दोनों के बीच का जो एंगल है उसको कॉस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैथमेटिकल मीनिंग होता है ना, ठीक है। और बोलते हैं बच्चों को इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो मैंने बताया था कि जब किन्हीं दो वेक्टरों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों, तो जो क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलती है वो क्वांटिटी ऐसी होती है जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए बच्चों, सदैव ऑलवेज दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। उसी पिछले लेक्चर में मैंने आगे देखा कि जब दो वेक्टर कब कब जीरो हो सकते हैं, मैंने तीन कंडीशन बताया था कि या तो इस वेक्टर का, चूंकि एक वेक्टर ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब ये ए डॉट बी कब जीरो हो सकता है, चाहे तो ये जीरो हो जाए, यानी मॉड ऑफ ए जीरो, मैंने लिखा था मॉड ऑफ ए जीरो, या ये जीरो हो जाए, मॉड ऑफ बी जीरो, ठीक है। तीनों में से अगर कोई एक क्वांटिटी अगर जीरो हो गई बच्चों, तो कहेंगे कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाने वाला है। तो तीन केस बताया था, मॉड ऑफ वेक्टर ए जीरो हो जाए, या मॉड ऑफ बी वेक्टर जीरो हो जाए, या कॉस थीटा ही जीरो हो जाए। कॉस थीटा जीरो होने का मतलब है बच्चों कि दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि वो दोनों वेक्टर जो हैं आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, तो ऐसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर ए जो ए, अगर वेक्टर का मॉड ए का मॉड अगर जीरो है तो इसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। मैंने जीरो वेक्टर के बारे में बताया था, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जीरो वेक्टर कैसे कहते हैं। कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चा, जीरो हो जाए, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। और ऐसे वेक्टर का हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाते हैं, हम डिफाइन नहीं कर पाते, उसमें डायरेक्शन होता है बट हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वेक्टर क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। तो कहते हैं कि अगर सोचिए, अगर ये दो वेक्टर अगर ये जीरो वेक्टर ना हो, यानी कि ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हो, फिर भी हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। वो कब होता है, जब दोनों वेक्टर जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैंने वार्निंग यहाँ पे दिया था, एक वार्निंग मैंने नोट कराया था कि हमेशा एंगल कहाँ लेते हैं बच्चों, हम हमेशा एंगल कहाँ लेते हैं, दो वेक्टरों के
टेल से टेल लेते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक वेक्टर ऐसे था और एक दूसरे वेक्टर का हेड यहाँ था और दूसरे वेक्टर के टेल के बीच का एंगल थीटा लिया था, तो मैंने बताया था कि ये गलत है। हमेशा बच्चों एंगल कहाँ लेते हैं, दो वेक्टरों के टेल से टेल एंगल लेते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है तो आप जानते हैं बच्चों, वेक्टर को आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। ट्रांसलेट कराने पे वेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब हम पढ़ा रहे थे वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि वेक्टर को अगर उसी की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखते हुए अगर हम ट्रांसलेट कराते हैं, चाहे आगे की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो वेक्टर हमारा चेंज नहीं होता है। तो जैसे ये वेक्टर था और ये वेक्टर था, ठीक है, इसके बीच का एंगल हम थीटा मान रहे थे, जो कि गलत था, क्योंकि हमेशा थीटा कहां लेते हैं बच्चों, दो वेक्टरों के टेल से टेल। देखिए यहाँ इस एक का हेड है और एक का टेल है, ठीक है, तो ये एंगल गलत है। बच्चों क्या कर सकते हैं, इसी वेक्टर को हम ट्रांसलेट करा सकते हैं, यानी पूरे वेक्टर को उठा के अगर इसके टेल की जगह इसका टेल रख दें, तो अगर वेक्टर को ट्रांसलेट करा दे तो इस वेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि ये वेक्टर ए पहले वेक्टर ए रहा होगा, अब ट्रांसलेट होने के बाद भी ये वेक्टर ए ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब इतना दूरी इसको ट्रांसलेट कराने के बाद इसको भूल जाइए बच्चों। अब ट्रांसलेट कराने के बाद अब देखिए, अब ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, ये इसके टेल और इसके टेल के बीच के एंगल बनना। अब ये जो एंगल आएगा वो राइट एंगल होगा। यानी कि अगर कोई वेक्टर अगर दिया है आपको, ऐसे दिया है वेक्टर, ये वेक्टर दिया है आपको, मान लीजिए इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है और बोला कि आप कुछ भी दे दिया, बोल दिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, कह दिया कि मॉड ऑफ वेक्टर ए हमारा 5 है और मॉड ऑफ वेक्टर बी हमारा कितना है बच्चों, मान लो कुछ भी, मान लो 6 है, ठीक है। तो अब आप बोल दिया कि अब जरा बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा बच्चों, तो आप लोग कहोगे मॉड ऑफ ए, इसका मीनिंग होता है मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या लोगे बच्चों, थीटा तो थीटा कितने बच्चे होते हैं कि ये थीटा, ये एंगल जो 30 डिग्री है वो रख देते हैं, बट हमें देखना पड़ता है कि जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये एंगल कहाँ बन रहा है। देखिए एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल के बीच में एंगल बन रहा, तो ये एंगल गलत है बच्चों। हम क्या करेंगे, अब ये इस वेक्टर को ऐसे, इसको ऐसे लाइन की तरफ बढ़ा के ये बाहरी वाला जो एंगल बनेगा ना, यानी 180 में से घटा के, यानी कि कितना बनेगा हमारा 150 डिग्री एंगल जो बनेगा। अब ये कॉस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, कॉस 150 डिग्री। अब 90 प्लस 60 करके उसको निकाल सकते हैं, कॉस 90 प्लस 60 करेंगे तो जो भी आएगा साइन अपना आएगा, साइन 60 आएगा, साइन 60 की वैल्यू रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मॉड ए दिया है 5, मॉड बी दिया है 6 और कॉस 150 की वैल्यू आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो ये राइट एंगल है, ना कि ये 30 रख देते बच्चों तो गलत हो जाता। तो ये था कि एंगल हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा टेल टू टेल लेते हैं। अब उसी चीज में आगे बढ़ रहा था, उसी टॉपिक में मैंने आगे पढ़ाया था कि उस डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन वेक्टर क्यों बोलते हैं। मैंने निकाल के भी दिखाया था कि हम क्या करते हैं, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, एक दूसरे थीटा एंगल बनाए हैं, तो ये अगर हम ये अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो हमने निकाला भी था। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा था, बी कॉस थीटा, और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट देखो डिफाइन होता है ए बी कॉस थीटा। चूंकि बी कॉस थीटा क्या है, वेक्टर बी का ए पे प्रोजेक्शन है, तो हम बोलते थे कि इसको प्रोजेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछले लेक्चर में विजिट करिए, वहां पे मैंने इसको बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब कहते हैं कि अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि हमारा दो वेक्टरों का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, वो अगर दोनों वो वेक्टर जो है अगर इक्वल हो ना बच्चों, इक्वल होने का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम। देखो वेक्टर, लाइक वेक्टर में और इक्वल वेक्टर में अंतर होता है। लाइक वेक्टर में हमारा डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है ना, बट डायरेक्शन सेम हो तो दोनों वेक्टर लाइक वेक्टर कहलाएंगे। बट इक्वल वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस साथ साथ डायरेक्शन भी दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम कोई एग्जांपल लिए थे कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर कैसे हैं, इक्वल वेक्टर, यानी अगर ये वेक्टर ए है तो ये इसका मॉड मैंने ए माना है, तो दूसरा वेक्टर बी होगा वो भी क्या होगा, ए ही वेक्टर होगा ना, उसका भी मॉड कितना होगा, ए वेक्टर, क्योंकि दोनों कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मॉड ऑफ ए कितना है, ये वेक्टर ए कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये वेक्टर लिखा है बच्चों, इसका मतलब है कि आई एक्स एक्सिस में, यानी आई कंपोनेंट क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस में। तो ये एक्स एक्सिस में ए यूनिट है, वाई एक्सिस में बी यूनिट है और जेड एक्सिस में सी यूनिट है ना। तो ये कोई वेक्टर मैंने एग्जांपल मान लिया, और मान लिया कि तो इसका मॉड बच्चों हम निकाल सकते हैं। मॉड में क्या करते हैं, आई के साथ वाला जो कंपोनेंट रहता है उसका स्क्वायर, जे के साथ वाला जो कंपोनेंट रहता है उसका स्क्वायर, और के साथ वाला जो कंपोनेंट रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने मॉड में इसका स्क्वायर करके निकाल लिया। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ इक्वेशन 1 मान लिया था।
अब क्या करते हैं, इन्हीं दो इक्वल वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमने लिया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, जो कि क्या लिखोगे, इसके डिफिनेशन से लोगों मॉड ऑफ वेक्टर ए, फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी जो कि बी की जगह ए है, फिर मॉड ऑफ ए लिखोगे, और कॉस ऑफ, जो कि ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके टेल से टेल के बीच का कोई एंगल नहीं बनेगा, यानी एंगल जो होगा उनके बीच का क्या होगा, 0 डिग्री। और बच्चों जानते हो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए a डॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब क्या बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा बच्चों, तो मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। यानी बच्चों रिजल्ट ये निकला कि अगर दो इक्वल वेक्टर का हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, उसी वेक्टर के मॉड का यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। फिर से बोल देते हैं बच्चों कि दो वेक्टरों का, अगर दो इक्वल वेक्टरों का हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दो इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो उस वेक्टर का, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। देख रहे हैं, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। चूंकि यहाँ मैग्नीट्यूड ए कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट इससे कैंसिल, तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा बच्चों दिमाग लगाते हैं कि दो यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर की बात करें, अगर मान ही लें कि हमारा जो ए जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, मान लिया, अभी मैंने यहाँ ए इतना माना था ना, ए माना था, अब मान लीजिए जो ए वेक्टर है बच्चों वो मेरा कैसा है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब है कि इसका मॉड बच्चों कितना हो जाएगा, मॉड 1 हो जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब फिर से इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सेम वेक्टर का। तो जैसे यहाँ ए डॉट ए डिफाइन किया था, मॉड ऑफ ए स्क्वायर आया था, तो यहाँ ए डॉट ए भी मॉड ऑफ ए स्क्वायर आएगा, बट यहाँ मॉड ऑफ ए की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा कि पहले तो इससे ये क्लियर हो कि दो यूनिट वेक्टरों का जो दो इक्वल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है। लेकिन यदि वही वेक्टर हमारा क्या हो जाए, यूनिट वेक्टर हो जाए, यानी उसका मॉड 1 हो जाए, तो उन्हीं दो इक्वल वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। तो अब इसी तरह हम बोल सकते हैं बच्चों आई कैप क्या होता है, आई कैप भी हमारा क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, और दूसरा भी उसी डायरेक्शन में आई कैप ले लें, तो ये दोनों तो इक्वल वेक्टर हो गए, लेकिन ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं, जिनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दो इक्वल और यूनिट वेक्टर हैं, तो इसलिए इनका क्या आ जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं ना कि ऐसे मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, चूंकि मॉड ऑफ आई क्या बताता है कि आई वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो इसलिए मैंने बोला आई डॉट आई कितना होता है, 1। इसी तरह जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1, उसी तरह के डॉट की कितना हो जाएगा, 1 ना। अब बच्चों उसमें हमने अगर बताया था क्या होगा, ये दोनों वेक्टर क्या हो जाए, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जाए, यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो मैंने बताया था कि बच्चों अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है, तो जैसे मैंने यहाँ बताया था कि दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाते हैं ना, तो वो पूरा ए डॉट बी कितना हो जाता है, 0। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए, चाहे ये यूनिट हो, चाहे कोई उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, हाँ, तो बच्चों उसका क्या हो जाता है, वो हमारा 0 हो जाता है, उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं ना, आई और जे क्या होते हैं, दो आपस में म्यूचुअली होते हैं, म्यूचुअली यूनिट वेक्टर हैं ना, तो आई डॉट जे की बात करें तो कितना आएगा बच्चों, 0। इसी तरह जे डॉट के की वैल्यू क्या करेंगे, लेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह के डॉट आई कैप की वैल्यू लेंगे तो कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आपस में क्या है सब, आई जे के कैप आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इसी को बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही बात हमारा आई डॉट जे डॉट के और के कैप डॉट आई कैप 0 होता है। ये तो पिछले क्लास की बात है बच्चों। आज इसका क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों क्या है, हमारा वर्क। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बच्चों क्या है, हमारा वर्क। तो वर्क हम पढ़ते हैं बच्चों, देखो 10th क्लास के स्टैंडर्ड में मैंने क्या पढ़ा था, सर ने, हमारे सर में जिससे आप पढ़े होंगे, सर ने यही बताया होगा कि कार क्या होता है, कार होता है बल लगाकर बल की दिशा में किसी वस्तु को विस्थापित कर देना ही कार कहलाता है ना। कहते हैं बल गुणे बल की दिशा में या बल की विपरीत दिशा में। यही मैंने 10th में स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है कि बल और बल या बल लगाकर वस्तु को बल की विपरीत दिशा में या बल की दिशा में विस्थापित कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, कार कहलाता है ना। तो दो ही केस होता है, वह तो फोर्स जो हमारा लग रहा है, देखो बल बराबर कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन ना। विस्थापन कैसा होना चाहिए, या तो बल लगने की दिशा में या तो बल लगने की विपरीत दिशा में। दो ही केस मैंने वहां बताया गया था क्लास 10th में। तो मान लो एक फोर्स है और फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है
ना, ये एरो बताता है, क्योंकि एरो बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, यानी इन दोनों के बीच का जो बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल जो है वो क्या है, एक सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कहेंगे वर्क डन। उसमें हमने पढ़ा था क्लास 10th में कि वर्क डन पॉजिटिव आता है, ठीक है। यदि लेकिन अगर फोर्स ऐसे लग रहा है और विस्थापन ऐसे हो रहा है तो वर्क डन कितना आएगा, नेगेटिव। आप सोच भी सकते हैं कि आप किसी ब्लॉक को रस्सी से बांध के आप खींच रहे हैं और ब्लॉक क्या हो रहा, ब्लॉक इधर की तरफ विस्थापित हो रहा, इधर की तरफ। तो कह सकते हैं ना कि आप बल तो इधर लगा रहे हैं पर वस्तु विस्थापित इधर हुई, मतलब आप कार्य नहीं कर रहे हैं। इसमें कौन कार्य कर रहा है, ये जो ब्लॉक है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्क डन इसमें क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा। बट आप कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक है, आप फोर्स भी इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो आप कहेंगे कि आप वस्तु को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो वस्तु आपकी तरफ ही, फोर्स की तरफ ही विस्थापित हो रहा, तो कहेंगे कि हाँ आपने कुछ कार्य किया है। तो उसमें आप कुछ कार्य करेंगे, आप वर्क करेंगे, ना कि सिस्टम वर्क करेगा। तो ये क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा ना। ये तो रही हमारी 10th क्लास की बात। अब एक डाउट क्रिएट होता है कि अगर जो हमारा बल है, वो जो बल है वो विस्थापन के दिशा में या विपरीत दिशा में ना लग के बल हमारा कुछ विस्थापन से कुछ एंगल पे हो ना, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट हैपेंड इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं ना, यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारा ये एग्जांपल है, ये मेरा क्या है, एक m मास का कोई ब्लॉक है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है ना, इस पे एक फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स क्या लग रहा, कुछ सरफेस से थीटा एंगल पे, मैंने सरफेस का रेफरेंस पॉइंट लिया, सरफेस से क्या बच्चों, कुछ थीटा एंगल पे लग रहा है। अब t बराबर 0 समय पे था ये ब्लॉक, t बराबर 0 समय पे फोर्स लगना शुरू हुआ। अब जैसे ही फोर्स लगना शुरू होगा, ये ब्लॉक आगे की तरफ खसकेगा। मान लो d डिस्टेंस चलने के बाद ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, ये इसका सेकंड पॉइंट है, ये यहां पहुंच गया। और कितने समय पे, मान लो को t बराबर t सेकंड पे ना, t बराबर 0 पे यहां था तो फोर्स लगाना शुरू किया, तो फोर्स क्या करेगा, ब्लॉक को खसकाएगा ना, ब्लॉक इतना डिस्प्लेस करेगा, इतना विस्थापित हो गया और ब्लॉक यहां पहुंचा t बराबर t सेकंड में। अब बात हुई ये, अब हमको कार्य निकालना, क्योंकि विस्थापन तो हो गया, बल भी है, विस्थापन भी है, कार्य तो आएगा ना, कार्य आएगा बच्चों। लेकिन क्या कार्य, अब जो बल, अब देखो एंगल, देखो क्लास 10th की बात देखो, वो क्लास 10th में क्या था, बल लगाकर बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ तो बल और बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा ना, क्योंकि देखो बल इधर लग रहा और विस्थापन इधर हो रहा। एक बात करें, विस्थापन इधर हो रहा, बल देखो, बल ऐसे है, विस्थापन ऐसे है, और बल क्या कर रहा, कुछ एंगल पे ऐसे लग रहा ना। तो ये तो ना तो पैरेलल है ना बच्चों, एंटी पैरेलल है। अब क्या होगा, अब हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे पास एक चांस है कि सर आपने किसी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना बताया था, घटकों में वियोजित करना बताया था। तो क्या करेंगे, इसी फोर्स को हम दो घटक में वियोजित कर देंगे। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। यदि ये फोर्स एक्स वाई प्लेन में लग रहा है तब, तो एक्स एक्सिस के जो अलॉन्ग फोर्स आएगा वो क्या आएगा बच्चों, एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, मान लिया, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एफ कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब एफ है, कॉस थीटा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। यानी अब इस फोर्स को हटा के बच्चों, देखो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया, इस फोर्स को हटा के दो फोर्स की तरह दिखा सकते हैं कि ये फोर्स हट गया, इस फोर्स का दो भाग आ रहा, एक इधर की तरफ आ रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा। अब क्लास 10th का फिर फार्मूला लगाते हैं कि क्या करते हैं, क्लास 10th का क्या करता है, बल की दिशा में विस्थापन, तो कार्य का डिफिनेशन यही होता है। तो बल देखो, बल क्या है, विस्थापन, देखो विस्थापन इधर हो रहा, विस्थापन देखो मैंने बताया था, विस्थापन इधर हो रहा, तो विस्थापन हो रहा ये, और बल देखो, बल की दिशा में बल इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर, तो ये वाला फोर्स हम लेते हैं, तो बल क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई डी। तो इस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारा एफ डी कॉस थीटा ना। अभी देखो, अभी लग रहा है ना क्या है, जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखते हैं बच्चों, लिखते हो मॉड ऑफ ए, यानी ए बी कॉस थीटा, जहां स्मॉल ए क्या है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस है। तो ये देखो यहाँ एफ क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ये आ गया, तो इसको लिख सकते हैं ना बच्चों, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। तो यहां से एक समझ में आ रहा कि वर्क को क्या कर सकते हैं, दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वर्क क्या है,
फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसलिए कहते हैं कि चूंकि हम कार को क्या कर सकते हैं, दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट के रूप में बच्चों लिख सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कार्य जो है, वर्क जो है, वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, क्योंकि हर जगह इसका आप मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इसका हर जगह यूज होने वाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको वर्क का डिफिनेशन क्या आ गया, सीधे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या हुआ, एफ डॉट डी। अब बात हो रही है, सर ने बोला, आप पूछेंगे सर, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये फोर्स पे तो आपने डिस्कशन कर दिया, बट ये भी तो एक फोर्स है ना, भले ही ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऊपर लग रहा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसका इस फोर्स की वजह से कार्य कितना आएगा ना, इस फोर्स की वजह से कार्य कितना आएगा। पूछेंगे ना व्हाट विल बी वर्क डन बाय द फोर्स एफ साइन थीटा, तो हम कहेंगे एब्सोल्युटली जीरो होगा ही। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये देखो, ये बल क्या कर रहा है, अभी देखने में ही लग रहा कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को उठाने का काम कर रहा है, ये को ब्लॉक को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कराने का काम कर रहा, न कि इधर डिस्प्लेस कराने का काम कौन कर रहा था, बल का ये वाला कंपोनेंट। तो इसके थ्रू मैंने किया गया कार्य निकाल लिया, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों, वो ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाने का कार्य कर रहा। इसलिए ऐसे देख के बता सकते हैं डायग्राम से कि इस बल के थ्रू किया गया, इस बल के थ्रू किया गया जो कार्य आएगा बच्चों, वो जीरो आएगा। हाँ, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि ये देखो, यहां से क्या फार्मूला आया था, वेक्टर W बराबर क्या था, वेक्टर F डॉट वेक्टर D ना। अब F को ये मान लो कि फोर्स एक समय के लिए मान लो कि F साइन थीटा, इसकी वजह से निकालना, तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स क्या हो जाएगा, F साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड इतना है, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के बीच का, ये देखो एफ साइन थीटा इधर लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों इधर हो रहा है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्योंकि W बराबर क्या होता है, वेक्टर F डॉट D, यानी एफ डी कॉस थीटा। F की जगह मैंने क्या माना है, एफ साइन थीटा, D की जगह क्या माना है, मैंने D मान लिया, मैग्नीट्यूड इसका D है, और cos थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल cos थीटा यानी क्या हो गया, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। इसलिए 0 का मल्टीप्लाई होकर वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। तो हमेशा अगर वर्क जो है, अगर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों ना, यानी फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, तो कहेंगे कि हमारा किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा ना। ये वर्क डन बराबर 0 इफ फोर्स परपेंडिकुलर द डिस्प्लेसमेंट। एक इसका बढ़िया बहुत मजेदार एग्जांपल बच्चों क्या है, जैसे कि इसको एक कूली है ना, वो अपने सर पे ना एक बोझ लेके ना, कोई पैसेंजर है, उसका सामान यहां से यहां तक पहुंचा रहा है, प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहा है, डी डिस्टेंस तक उसको जाना है, वहां पहुंचाने के उसको सामान पहुंचा के इसको यहां पहुंच गया वो सामान लेके ना। जब सामान लेके बाद यहां पहुंचा ना, अपने सर पे सामान उठा के ये जो कूली था वो गया प्लेटफॉर्म पे, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद जब सामान उतारा और पूछा पैसेंजर से कि हमको हमारा इसका किराया दे दीजिए क्योंकि मैंने आपका सामान ढोया ना, तो वो आदमी पूछेगा कि भैया पैसा आप किस चीज का ले रहे हैं ना, तो वो बोलेगा भैया मैंने कार्य किया है। बोला कौन सा कार्य, बोला अरे भाई जो कार्य होता है, बल लगाया और वस्तु को विस्थापित किया है। तो कहा भैया जरा चेक करो कि आपने बल किस डायरेक्शन में लगाया है। तो कहेगा भैया बल, तो वो सोचेगा कि मैंने बल किस डायरेक्शन में लगाया। देखो ये अगर सर पे उठाया है बच्चों, तो बल जाहिर सी बात है कि उसको ऊपर की तरफ लगेगा ना। कैसे, देखो इस सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है ना, इसका एक mg तो नीचे की तरफ कवर करेगा ना। अगर इसको ब्लॉक को उठाना है तो तुमको फोर्स क्या करना पड़ेगा, फोर्स जो है तुमको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी तो ब्लॉक उठेगा ना। अगर तुम ऊपर की तरफ खींचोगे तभी तो ब्लॉक उठेगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, उसको अपने सर पे रखा है, इसका mg कार नीचे की तरफ कर रहा है ना, ठीक है। तो इस ब्लॉक का mg नीचे की तरफ है, यदि mg ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक धस जाएगा उसके सर में ना, या फिर नीचे गिर जाएगा, इसलिए ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। अब कहेगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, इसलिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो जो पैसेंजर रहेगा वो कहेगा कि आपने तो कार्य मेथड, अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो कहें कि आपने कार्य तो किया ही नहीं है, इसलिए आपका किराया नहीं बनता है।
ना, तो ये गलत है। उसने कार्य किया है, फिजिकली कार्य किया है, लेकिन अगर हम फिजिक्स की भाषा में बोले तो कहें कि कोई कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री है। तो ये रहा बच्चों आज का ये क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि वर्क क्या होता है। तो इतना आज की क्लास में इतना ये रिमाइंड करते हुए जाइए कि जो वर्क होता है, पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है ना। आप कोई से भी डायरेक्शन में कार्य करें ना, वो आपका उतना ही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि हमने इसका देखा कि वर्क को दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। पूछेंगे डॉट प्रोडक्ट लिखने से क्या होगा, तो कहेंगे कि जब किसी क्वांटिटी को दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं तो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है बच्चों? वो क्वांटिटी हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब क्या होता है इसका मैथमेटिकल, यानी बोलो वेक्टर टाइप में इसका क्या फार्मूला होता है, तो बोलो कि W बराबर क्या होता है? वेक्टर F डॉट वेक्टर D। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग होगा मॉड ऑफ F मॉड ऑफ D कॉस थीटा। पूछेंगे कॉस थीटा क्या है? बोलोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है। यदि यही एंगल 0 डिग्री हो गया ना, कहेंगे कार्य पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन मैक्सिमम आएगा ना। जितना जितना फोर्स लगाओगे उतना कार्य होता रहेगा, तो वर्क डन मैक्सिमम आएगा। लेकिन यही एंगल माइनस में हो गया, यानी एंगल जो है 180 डिग्री हो गया, तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा ना। बट यही एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, ठीक है। अगर बच्चों समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।